हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस गीत का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करेंगे। पहला है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गूंजे, उज्जैनी महादेवा, दंडक बीने बेर भीलनी, प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राजेंद्र अनुरागी जी हैं। अब प्रसंग है, इसमें मध्य प्रदेश का गौरव गान किया गया है। भावार्थ है इसका, हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही प्यारा है। यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार हैं। यहाँ वर्ष भर माने साल भर, शीतल जल माने ठंडा जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियाँ हैं, माने माँ के समान ममता देने वाली नदियाँ हैं। मेवा रूपी फल और छाया देने वाले वृक्ष हैं। सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान हैं। यहीं पर दंडक वन है। यहाँ पर कौन सा वन है? दंडक वन है, जहाँ शबरी नामक भिलिनी ने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए बेर एकत्रित करके रखे थे, है ना। तो भगवान राम को उन्होंने बेर खिलाए थे ना, चक चक के, है ना। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है। यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार है, माने प्रकृति के बहुत भंडार हैं। अब है दूसरा, मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं, लोपा मुद्रा गाएं, विंध्या करे प्रणाम रोशनी सागर तक लहराए, पचमढ़ी वन फूल सजाए द्रुपद सुता के केश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो इसकी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वन फूल, इसका मतलब होता है जंगल के पुष्प, जंगल के फूल। सुता, सुता का मतलब होता है पुत्री, है ना। सुता का मतलब क्या होता है? पुत्री या फिर बेटी। केश का मतलब है बाल। अब है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग इसके कैसे हैं? पूर्वानुसार, माने पहले के जैसे, हमने जैसे पहले किए थे ना, उसी के जैसे। जैसे ये पहले वाले में किया था ना हमने, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राजेंद्र अनुरागी जी हैं। इसी के जैसे करना है और इसी के जैसे प्रसंग करना है। इसमें मध्य प्रदेश का गौरव गान किया गया है। अब है इसका भावार्थ। कवि मध्य प्रदेश का गौरव गान करते हुए आगे लिखते हैं कि यहीं पर मुनि अगस्त ने वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी, जिन्हें उनकी पत्नी लोपामुद्रा गाती थी। तो मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा, है ना। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश का शिखर है। विंध्याचल पर्वत क्या है? मध्य प्रदेश का शिखर है, जो इस प्रदेश को प्रणाम करता हुआ इसके गौरव प्रकाश को सुदूर माने दूर तक, बहुत दूर तक, सागर तक पहुंचाता है। यहाँ पर पचमढ़ी नामक वह स्थान है ना। यहाँ पर पचमढ़ी नामक वह स्थान है जहाँ अज्ञातवास में, माने पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था ना, तो अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास होता है अनजान जगह पर छुप कर रहना, माने पांडव वहां पर जो है छुप कर रहे थे, है ना। कोई ऐसी अनजान जगह जहां पर छुप के रहते हैं, उन्हें उसे क्या कहते हैं? अज्ञातवास। ठीक है। तो अज्ञातवास के समय 5 पांडव रहे थे और उनकी पत्नी तथा राजा द्रुपद की पुत्री
मतलब कौन? द्रौपदी जी, है ना। ने यहाँ के जंगली फूलों से अपने बाल सजाए थे। किसने सजाए थे? द्रौपदी जी ने। ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है और यहाँ प्रकृति के भंडार हैं, अपूर्व भंडार हैं। अब है तीसरा, भोज और विक्रम की गाथा। गाये मालव माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है पुण्य नर्मदा घाटी। कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। अब तीसरे के शब्दार्थ हैं। गाथा का मतलब होता है कथा या फिर कहानी। मालव माटी का मतलब है मालवा की मिट्टी। पुण्य का मतलब है पवित्र। पुरातत्व अवशेष का मतलब है पुरानी वस्तुएं जो जमीन में दबी मिलती हैं, है ना। जब खुदाई होती है तो जमीन में धरती पर दबी हुई कुछ चीजें मिलती हैं ना, पुरानी, उसको कहते हैं पुरातत्व अवशेष। संदर्भ प्रसंग। संदर्भ प्रसंग कैसा है? पूर्वानुसार, माने पहले के अनुसार, जैसा हमने पहले लिखा था ना उसी के जैसा। ठीक है। अब है भावार्थ। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आज भी राजा भोज और विक्रमादित्य की कथाओं का गुणगान किया जाता है। यहाँ की पवित्र नदी घाटी नवीन सभ्यता का प्रतीक है। नवीन माने नई सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि यह अपने गर्भ में अनेक युगों के पुरातत्व अवशेषों को भरे हुए है। मध्य प्रदेश की धरती के कण कण में पुरातत्व के अवशेष चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है। यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। यहाँ प्रकृति के क्या हैं? अपूर्व भंडार हैं। अब है पांव खनिज की चट्टानों पर, कर में अन्न कटोरा, शीश ग्वालियर वक्ष मालवा, चेतन पोरा पोरा, खजुराहों में जीवन हुलसे, धर पाथर का वेश, है ना। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। अब है चौथे का जो है संदर्भ प्रसंग कैसा है? पूर्वानुसार, माने पहले के जैसा, है ना। अब शब्दार्थ। कर का मतलब होता है हाथ, वक्ष का मतलब है हृदय, चेतन का मतलब है सजीव, जीवित, पोरा का मतलब है कण, है ना। पोरा पोरा का मतलब है कण कण में, हुलसे का मतलब है प्रसन्न चित्त, और पाथर का मतलब है पत्थर या फिर पाषाण। ठीक है। अब इसका भावार्थ है, मध्य प्रदेश के पैर खनिज की चट्टानों बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि पर है। अब बैतूल में क्या है? बैतूल में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? कोयला मिलता है ना। और छिंदवाड़ा में कोयला और मैग्नीज, है ना। और मक्के का क्या है? मकई का उत्पादन होता है। अब बालाघाट में क्या है? तांबा और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में मिलता है, और यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है ना। और यह जैव विविधता के लिए समृद्ध है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रकृति भंडारा। ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रचुर मात्रा में क्या है? खनिज। ठीक है। और हाथ में अर्थात मालवा में अन्न माने अनाज। ठीक है। अन्न का कटोरा है। मानव रूपी मध्य प्रदेश का मस्तिष्क ग्वालियर नगरी है और हृदय मालवा है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का कण कण सजीव जीवित है। सजीव माने जीवित है। अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध खजुराहों को देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थरों की मूर्तियों में जीवन बसता है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के क्या है? अपूर्व भंडार है। अब पांचवा है, ग्राम स्वराज बापू का सपना गांव गांव ढाले, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे, विद्युत माने बिजली, है ना। भारी विद्युत यंत्र हमारे
पहुँचे देश विदेश हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। अब इसका भावार्थ देखते हैं। अब इसका शब्दार्थ है गरिमा का मतलब होता है महत्ता। ठीक है। अब इसके संदर्भ और प्रसंग कैसे हैं? पूर्वानुसार माने पहले के जैसे। ठीक है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। मध्य प्रदेश के गांव-गांव में बापू के ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा हो रहा है। अर्थात हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायत व्यवस्था है। चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर से उत्पादित विद्युत ऊर्जा से समूचा मध्य प्रदेश जगमगाता है। विद्युत माने बिजली, है ना। यहाँ के कारखानों में तैयार भारी विद्युत यंत्रों की मांग देश विदेश में है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के क्या हैं? अपूर्व भंडार हैं। अब है छठवां, भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली। प्रिय माने प्यारी, हमजोली। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। अब छठवें के शब्दार्थ हैं। बोली का मतलब है भाषा और हमजोली का मतलब है सहभागिनी। ठीक है। अब संदर्भ क्या है? संदर्भ प्रसंग कैसे हैं? पूर्वानुसार माने पहले के जैसे ही है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ, भारत भर के लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी सबकी प्रिय भाषा बनी हुई है। हमारा मध्य प्रदेश भारत के हृदय के बीच में बसा हुआ है ना। मतलब सबकी अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन फिर भी क्या है? सबकी प्रिय भाषा कौन सी बनी हुई है? हिंदी, है ना। और हमारा मध्य प्रदेश भारत के हृदय के बीच में बसा हुआ है और हमारे हृदय में भारत देश बसा हुआ है। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। अब पहला है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? वे सभी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, वो होती है प्रकृति। वो है प्रकृति जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। दूसरा है सांची। रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तीसरा है उज्जैनी, महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एक नगर। क्या है? उज्जैनी। ठीक है। अब चौथा है दंडक वन, जहाँ भगवान राम वनवास के लिए गए थे। अब पांचवा है भीलनी, भील जाति की स्त्री शबरी, है ना, जिसने भगवान राम के लिए क्या रखे थे? बेर रखे थे, चक के रखे थे कि ये कहीं खट्टे तो नहीं है ना, चक के रखे थे। अब छठवा है मुनि अगस्त। मुनि अगस्त कौन थे? एक प्रसिद्ध ऋषि थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी, है ना। और फिर सातवां है लोपामुद्रा। अब लोपामुद्रा कौन थी? मुनि अगस्त की पत्नी, जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थी। ठीक है। फिर है आठवां विंध्या। विंध्या क्या है? विंध्याचल, विंध्य पर्वत, है ना। फिर है नौवां पचमढ़ी। पचमढ़ी क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित हैं। ठीक है। जहां पांडव गए थे, ठीक है, और उनकी गुफाएं हैं। फिर 10वां है भोज। भोज धार, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राजा भोज, ठीक है, धार के, है ना, जो राजा थे प्रसिद्ध भोज। फिर है 11 विक्रम, उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट जिन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। फिर है 12वां पुरातत्व अवशेष, मतलब पुरानी वस्तुएं जो जमीन में दबी मिलती हैं, वो क्या होते हैं? पुरातत्व अवशेष। फिर है 13वां गांधी सागर। चंबल नदी
पर स्थित बांध, यहाँ बिजली बनाई जाती है, विद्युत है ना, गीत में था ना विद्युत। 14वां है खजुराहो, मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जहाँ पत्थर की मूर्तियां और मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, माने विश्व भर में, पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर है 15 गौतम, गौतम कौन, गौतम बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है। अब है अभ्यास, अभ्यास बोध प्रश्न। पहला है निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अब है पहला भंडारा, भंडारा का मतलब है भंडार गृह, ठीक है। दूसरा है वन फूल, वन फूल क्या होते हैं, जंगल के पुष्प, जंगल के फूल, ठीक है। बिरछा, बिरछा का मतलब है, तीसरा है बिरछा, इसका मतलब है वृक्ष, पेड़। चौथा है ऋचाएं, इसका मतलब है वेद मंत्र, पवित्र वाक्य, है ना, वेद मंत्र या फिर पवित्र वाक्य। फिर है द्रुपद सुता, द्रुपद सुता कौन, द्रौपदी, है ना, राजा द्रुपद की पुत्री, है ना, द्रुपद सुता। फिर सोम, सोम क्या है, एक पेय, अमृत और सोमलता। अब लोपामुद्रा कौन, लोपामुद्रा मुनि अगस्त की पत्नी, जो उनके साथ दक्षिण भारत से आई थी, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ना, 7वां पॉइंट था लोपामुद्रा, पहले हमने पढ़ा था, है ना। फिर है चेतन, चेतन का मतलब है सजीव, जीवन। फिर है पोरा, 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 पोरा का मतलब है कण, कण, कब इसमें आया था ना गीत में। फिर हुलसे, हुलसे का मतलब है प्रसन्न हुए, उत्साहित। ढाले का मतलब है अपनाए। पाथर का मतलब है पत्थर। फिर है गाथा का मतलब है कथा या फिर कहानी, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है, तो का उत्तर है गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है। कहाँ गूंजती है, सांची में। फिर है खा, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं, भोज और विक्रमादित्य। तो खा का उत्तर है मालवा की धरती पर राजा भोज और विक्रमादित्य हुए हैं। फिर है गा, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो गा का उत्तर है मध्य प्रदेश में पुरातत्व के अवशेष नर्मदा घाटी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, नर्मदा घाटी में। फिर है घा, कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है, लिखिए। मतलब कविता में कौन कौन सी जगह बताई गई हैं, है ना, वो हमको लिखना है। तो कौन कौन सी जगह बताई गई थी, तो इसका उत्तर है कविता में सांची, उज्जैन, दंडक वन, है ना, इसको और क्या कहते हैं, दंडकारण्य, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, ग्वालियर, मालवा, नर्मदा घाटी, है ना, और खजुराहो, गांधी सागर बांध, ठीक है, आदि स्थानों का चित्रण हुआ है। फिर है इंगा, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो इंगा का उत्तर है पहला, मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार हैं। फिर है तीसरा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर का मंदिर है। फिर है चौथा, मध्य प्रदेश में बिजली के भारी यंत्र बनाए जाते हैं। फिर है 5वां, मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। फिर है चा, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो चा का उत्तर है पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। यहाँ पांडव गुफाएं हैं। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब है तीसरा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए। दंडक, अगस्त और विक्रम, ठीक है, तो हमको इन तीनों की टिप्पणी लिखना है। तो है पहला, दंडक वन, दंडक वन कहा जाता है, भारत के मध्य और दक्षिण भारत के कुछ भागों में फैला हुआ है।
यह एक प्राचीन वन क्षेत्र है और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दंडक वन में भगवान राम, है ना, दंडक वन में भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे, जहाँ पर शबरी नाम की वृद्धा भीलिनी ने भगवान राम का स्वागत किया था और भगवान राम को बेर खिलाए थे। फिर है अगस्त। मुनि अगस्त सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हें वैदिक ऋषि माना जाता है। उन्हें तमिल भाषा का जनक माना जाता है। उन्होंने विंध्य पर्वत को झुकाया था। उन्हें चिकित्सा और खगोल विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है ना, या उन्हें चिकित्सा और खगोल विज्ञान का ज्ञान था, है ना। उन्हें किस चीज का ज्ञान था? चिकित्सा और खगोल विज्ञान का। वे भगवान शिव के शिष्य थे और लोपामुद्रा के पति थे। ऋषि अगस्त ने वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। फिर है विक्रम, है ना, उज्जैन के राजा। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और विद्वता, माने वो बहुत विद्वान थे और वीर थे, विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? विक्रम संवत की, ठीक है। फिर विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न नामक के 9 विद्वान थे, ठीक है। फिर विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब उनके पास कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे, ठीक है। अब है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। तो इसका अर्थ है मध्य प्रदेश पैर खनिज की चट्टानों पर, है ना। बैतूल छिंदवाड़ा बालाघाट पर है। हाथ में अर्थात मालवा में अन्न का कटोरा है। फिर है दूसरा, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। तो दूसरे का अर्थ है, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर में उत्पादित विद्युत ऊर्जा से समूचा, माने पूरा मध्य प्रदेश जगमगाता है। फिर है तीसरा, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। तो इसका अर्थ है, हमारा मध्य प्रदेश भारत के हृदय के बीच में बसा हुआ है और हमारे हृदय में भारत देश बसा हुआ है। अब है पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है, उज्जैनी में डैश का प्रसिद्ध मंदिर है। किसका प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैनी में? महाकालेश्वर का, ठीक है। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो हम क्या लिखेंगे? महाकालेश्वर। उज्जैनी में महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर दूसरा है बौद्ध स्तूप। फिर है रिक्त स्थान, है ना। बौद्ध स्तूप डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची में। तो दूसरे का आएगा, बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। फिर है तीसरा, भगवान राम ने शबरी के क्या खाए थे? क्या लेकर आई थी शबरी? बेर, है ना। तो भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। फिर है चौथा, ग्राम स्वराज्य डैश का सपना था। 2 ऑप्शन दिए हैं, नेहरू और गांधी। तो इसमें क्या आएगा? गांधी। तो ग्राम स्वराज्य गांधी का सपना था, है ना। और फिर क्या है? पांचवा, विंध्याचल डैश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो रिक्त स्थान में आएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है भाषा अध्ययन। अब इसमें क्या है? पहला, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। माँ, माँ में आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, क्या हो गया? माँ। फिर मध्य प्रदेश, माँ धा धा और या में लगा हुआ, मध्य प्र, पा में नीचे रा लगा हुआ, दे और शा, है ना, मध्य प्रदेश। सांची, दंडक, सत्कार, विशेष, अगस्त, ऋचाएं, विंध्या और पुरातत्व, अवशेष और स्वराज्य। फिर है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के 3-3
पर्यायवाची शब्द लिखिए। किस किस के लिखना है? नदी का, घर का और धरती का। तो नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी और शैलजा। घर के हैं ग्रह, सदन और भवन। धरती के हैं भू, धरा और मही। अब है तीसरा, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं। फिर है आप शब्द और उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो ये चौखाना दिया हुआ है, इसमें क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं और हमको इसके विलोम शब्द लिखना है। जैसे गुण का क्या होगा विलोम? अवगुण। अधर्म का धर्म। पश्चिम का पूर्व। चंद्रमा का सूर्य, है ना। शत्रु का मित्र। मृत्यु का जन्म, है ना। अंत का क्या होगा? प्रारंभ। ठीक है। प्रतिकूल का क्या होगा? अनुकूल। तो हमने ये लिख रखा है गुण का अवगुण, अधर्म का धर्म, पश्चिम का पूर्व, चंद्रमा का सूर्य, शत्रु का मित्र, प्रारंभ का अंत, आदर का अनादर, जन्म का मृत्यु, गुरु का शिष्य और प्रतिकूल का अनुकूल। तो ये हमारी क्या होगा? विलोम शब्द। अब चौथा है पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। गौतम। गौतम कौन? भगवान बुद्ध का एक नाम। ठीक है। शबरी। शबरी कौन थी? भील जाति की एक संत महिला थी। ठीक है। फिर है सोम। सोम क्या है? प्राचीन समय में पिया जाने वाला एक पेय, है ना, पीने वाली चीज, है ना। फिर है पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? वे वस्तुएं या स्थान आदि जो बहुत पुरानी हो, क्या कहेंगे उसे? पुरातत्व की चीजें, है ना। अब है द्रुपद सुता। द्रुपद सुता कौन थी? राजा द्रुपद की पुत्री। ठीक है, अर्थात द्रौपदी। अब है आइए समझिए। वर्ग का वर्ग ख। लड़का लड़की, युवक युवती, दास दासी, छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री, पिता माता। ठीक है। अब क्या है? उपर्युक्त वर्ग का के शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना। तो ये जो का वर्ग दिया है, इससे किस जाति का बोध हो रहा है? किस जाति का पता चल रहा है? ज्ञान हो रहा है इससे पुरुष जाति का। ठीक है। अब खा से किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है इससे। जैसे पुरुष जाति लड़का, युवक, दास, छात्र, पुत्र और पिता, इससे किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। और इससे लड़की, युवती, दासी, छात्रा, पुत्री और माता, इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। माने स्त्री जाति का पता चल रहा है, स्त्री जाति का ज्ञान हो रहा है। तो अब जानिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, मतलब पुरुष जाति का पता चले, पुरुष जाति का ज्ञान हो, उसे कहते हैं पुल्लिंग। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। पहला, कुछ मनुष्योत्तर प्राणीवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों का बोध होता है, जैसे पक्षी, कौआ, भेड़िया, चीता आदि। अब दूसरा है, प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग समूह झुंड, दल, संघ और मंडल, ये क्या है? पुल्लिंग समूह। फिर स्त्रीलिंग समूह क्या क्या हो गया? सभा, टोली, सरकार और पंचायत। ठीक है। अब तीसरा है, संज्ञाओं में ई, नी, ता, आनी, इका, आ, आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। जैसे युवक का क्या होगा? युवती। क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग। युवक क्या है? पुल्लिंग। और युवती क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे छात्र, छात्र क्या है? पुल्लिंग और छात्रा स्त्रीलिंग। पंडित, पंडित क्या है? पुल्लिंग और पंडिताइन क्या है? स्त्रीलिंग। अब है पांचवा,
निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए। मुखिया, सेठानी, भील, देवर, सेठ, भीलनी, घोड़ा, काला, लड़का, शेर, शेरनी, समूह, काली, लड़की, सभा। अब ये स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, हमने क्या कर दिया, ये अलग अलग कर लिए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग सेठानी, पुल्लिंग सेठ। स्त्रीलिंग भीलनी, पुल्लिंग भील। स्त्रीलिंग लड़की, पुल्लिंग लड़का। स्त्रीलिंग शेरनी, पुल्लिंग शेर। स्त्रीलिंग काली, पुल्लिंग काला। स्त्रीलिंग है घोड़ी और पुल्लिंग क्या है, घोड़ा। स्त्रीलिंग है देवरानी और पुल्लिंग है देवर। ठीक है। अब है छठवां, निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। माटी का हिंदी मानक रूप मिट्टी, अमोल का अमूल्य, आलस का आलस्य, पाथर का पत्थर, औगुन का अवगुण, जौबन का यौवन। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ और सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए।